हेडिंग बना ली हो कि आपने आई थिंक लिख दी वापस देख लेगा है ना, जिसकी क्या मोमेंटम खुद देखना है। मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम एक ही बात है। लीनियर मतलब बेटा हम इमेजिन कर रहे हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, कैसा स्ट्रेट लाइन गोल सीधा चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ या कहीं कनेक्टेड नहीं है, निश्चित है। और जहाँ मोशन चल रहा है वहाँ मैं सारी चीजें क्लियर कर ही रहा हूँ। एक्सेलरेशन आया तो बताया वेलोसिटी, जहाँ आगे लीनियर की बात क्लियर करेंगे, सब क्लियर हो गया। सेकंड लॉ में बात होती है मोमेंटम की, तो सबसे पहले हमें मोमेंटम को समझना चाहिए। मोमेंटम को डिनोट is the product of mass and velocity. Is the product of mass and velocity. प्रोडक्ट का मतलब होता है पूरा करना, मल्टीप्लाई। क्या करना? मल्टीप्लाई। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, कोई फर्क नहीं है ज्यादा वेलोसिटी और स्पीड में। क्लियर? यानी वेलोसिटी का मतलब उसकी गति, उसकी स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इसका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ c = mv। और एक चीज सुनना बेटा, देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी वो जिसका केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, जैसे मास, वजन, टाइम। टाइम कैसी है? स्केलर। टाइम बताते हो क्या? मैग्नीट्यूड बताते हो 2 घंटे, 2 आवर या 2 सेकंड। मैग्नीट्यूड 2 सेकंड ईस्ट में, 2 सेकंड वेस्ट में, ऐसा नहीं बताते। 5 किलो शक्कर ईस्ट में दे दो, नॉर्थ में दे दो, ऊपर दे दो, नीचे दे दो, ऐसा नहीं। अगर सर हमारा ऊपर वो ऊपर नहीं, डायरेक्शन की बात हो रही है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि 5 वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे 5 मीटर पर सेकंड, ये तो होगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसका डायरेक्शन अगर मैं लिखूं ईस्ट में, ये क्या होगी? इसकी डायरेक्शन। यानी इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये किसकी वेक्टर है? तो एक चीज बताओ, वेलोसिटी वेक्टर है और मास स्केलर है। यहाँ से जब मैं इनको गुणा करूंगा और जो मोमेंटम आएगा तो ये भी कैसा आएगा? वेक्टर है। बेटा किसी भी चीज के ऊपर फिजिक्स में एरो लगता है, ये एरो वेक्टर का साइन है, यानी ये डायरेक्शन बताता है। तो बॉडी इधर जा रही तो इससे लगाएंगे, अरे नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये वेक्टर बॉडी, यानी इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ये यहाँ नोट में आगे लिख लें, स्केलर को जैसे कुछ नहीं हो तो हर जगह नहीं लगाते हैं। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक आदमी अगर पूरे डेरिवेशन कर रहा है किसी चीज का, तो हर एक चीज पे एरो लगाने नहीं देते। तो अंडरस्टूड है कि जब इनिशियल लेवल पे टॉपिक की शुरुआत की जाती है तब समझाया जाता है। तो कुछ एग्जांपल ध्यान रख लें, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है, मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है। ये एग्जांपल से तो बेसिकली आपको क्या कर ले, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें नोट में सुनना बेटा, यहाँ एक नोट लगाए, मोमेंटम इज है वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज है वेक्टर क्वांटिटी। तो दिक्कत मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मुझे यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है? यूनिट। कभी आप एग्जाम में यूनिट बुक से जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास की और वेलोसिटी की तो ठीक है, वेलोसिटी की भूल जाए तो उसकी भी निकाल सकते हैं। देखना कैसे, अगर मैं बात करूं स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है? और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में क्या डिफरेंस है बाद में देखेंगे, अपन मोशन चेक करना, ठीक है। चलो मैं एक रफली समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे क्या नाम है? तेजल, ये है तेजल हाउस, किसका हाउस? ए पॉइंट का। यहाँ है खुशी का हाउस, किसका हाउस? खुशी का हाउस। और यहाँ इन दोनों की स्कूल, अलग अलग स्कूल में एक नहीं, एक में ना, ठीक है। ये स्कूल के तेजल अपने घर से पहले कहाँ गई? खुशी के हाउस से, और वो चली 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4। इसने यहाँ से खुशी को पिक किया और वो यहाँ से कहाँ गए दोनों? स्कूल। ये भी कितना चले? 4। मान लिया 4 किलोमीटर। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, समझ में आया?
पैदल अपने घर से निकली और कहा गई खुशी के घर, और यहाँ से ये चली 4 किलोमीटर, यहाँ से मतलब खुशी को पिकता और दोनों गए स्कूल, कितना चले 4 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मुझे कोई बोले बताओ डिस्टेंस, तो मेरा इनिशियल पॉइंट कौन है, ए, फाइनल पॉइंट सी। सर सेजल के पापा गाड़ी लेके गए थे, वो आए थे, अरे उससे कोई मतलब नहीं। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, मैंने कहा था जहाँ से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन शुरू हो रहा है वो इनिशियल, जहाँ तुम्हारा खत्म हो रहा है वो फाइनल। इससे पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ कोई मतलब नहीं है ना, इससे पहले क्या हुआ कोई मतलब नहीं, इससे बाद क्या। क्वेश्चन ने तो ये केस दिया, यानी ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पूरी जर्नी में टोटल पाथ कितना कवर करता है, पूरी जर्नी में इनिशियल से लेके फाइनल तक। एक आदमी दिल्ली से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आ गया। सर ये आप ब्लूटूथ लगा लो ना सर, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। हाँ, डिस्टेंस का मतलब होता है अपनी पूरी जर्नी में टोटल पाथ कितना कवर करता है, तो देखो 4 और 4 8 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं यही बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी। अब यहाँ पे जे स्टार लगता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन कोई घुमा के सवाल दे दिया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट करने का एक ही तरीका है, इनिशियल पॉइंट को पकड़ो, फाइनल पॉइंट को पकड़ो, और दोनों के बीच में क्या ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ बन रहा है, जरूरी नहीं हर केस में बने। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, लगाओ पाइथागोरस, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर 32 का रूट ले लेना, क्या आ जाएगा तुम्हारा जो भी आए। समझ में आया? पाइथागोरस लगाया बेटा, क्या लगाया? अरे पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस निकाल ली, ठीक है। ये और डिटेल में मोशन में पढ़ेंगे अपन, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। पर देखें यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, सुनना। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या बन गई? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, या फिर देखना मीटर यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1। अरे जिसके ऊपर कुछ नहीं वहां ऊपर क्या पावर 1। अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूँ तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सर यहाँ डंडी लगाएंगे, अरे नहीं डंडी लगा दी मतलब वो नीचे था, फ्लैश फ्लैश नहीं लगाया मतलब वो ऊपर आ गया। ये तीनों तरह से डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी बेटा मीटर ही है तो ये डिस्टेंस ही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पर है तो डिस्टेंस ही। क्या बन गई? ठीक है। पर इस तरह हर चीज निकालने, कुछ यूनिटें याद रखनी है डायरेक्ट। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये से। तो अब मुझे किसकी यूनिट निकालनी है? मोमेंटम की। ऐसा यूनिट किसकी कैलकुलेट करनी है मुझे? अरे समझ में आया? ये इसलिए बताया कि देखो हम यहाँ से यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम की। देखना मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट केजी, ऐसा यूनिट लिखनी है, मास की ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी की तो क्या मैं इसको ऐसे मीटर पर सेकंड, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट बन गई? मोमेंटम की। किसकी यूनिट बन गई? मोमेंटम की। क्लियर? तो लिख लें अगला पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर सेकंड। क्लियर? तो मोमेंटम में इतना सही है। अब हम बढ़ रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड लॉ की तरफ। मोमेंटम किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा? दोनों पे। किस पे डिपेंड करेगा? मास और वेलोसिटी दोनों पे। देखना एक एग्जांपल लेते हैं, बुलेट। मास कितना सा होता है? बहुत कम, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए उसका क्या बढ़ जाता है? मोमेंटम। अरे मोमेंटम क्या बढ़ जाता है? मोमेंटम। अब इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से कि सर मोमेंटम का इफेक्ट आखिर है क्या। ये तो मोमेंटम पढ़ा, और ये इसलिए पढ़ा क्योंकि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में इसी की बात की थी, मोमेंटम की। हेडिंग लगाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं लगा रहे थे वो तो स्वाभाविक है, वेलोसिटी वेक्टर है। अरे बताने के लिए कि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, जरूरी नहीं है। इज इक्वल टू mv। आगे मैं जितने भी डेरिवेशन करूंगा मैं ऐसे लिखूंगा सीधा, क्या लिखूंगा?
mv या m1v1 ऐसे लिखूंगा, एरो नहीं लगाने बैठेंगे एक एक। तो यहाँ फर्स्ट कंसेप्ट था, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर ये इसमें पी क्या था? भैया फिजिक्स में शब्दों का खेल है, मोमेंटम। सर मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? बस ये बताया अभी तक। मोमेंटम का मतलब मास को वेलोसिटी से, एक बॉडी का मास है m, एक बॉल है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब उसका मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या कर दूंगा? मास को वेलोसिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है मेरे बच्चे? वेक्टर है। तुम लेट आने वालों पे निश्चिंत रहो, तुम्हारा वैसे बैच तो अगला वाला ही है, उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे अभी तुम्हारा सेल चल रहा है ना, उसमें तो उसमें मना हो जो बैठने के लिए किसी की मना ही नहीं है। तो सिलेबस बैच वाइज डिवाइडेड है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब समझना भैया न्यूटन के सेकंड लॉ को। फिजिक्स में अगर एक वर्ड आ जाए रेट, क्या आ जाए? इसका मतलब टाइम के साथ, टाइम नहीं, टाइम के साथ। ध्यान से सुनना, मैंने अभी तुम्हें बताया, जब जब, अरे ये लाइन सुन के एक ही लाइन याद आनी चाहिए, जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तब तब बॉडी में, ठीक है। अच्छा, तूने लिख रखा है तेरे नोट्स में हिंदी में, चेंज हमेशा किसके साथ आता है? अरे किसी भी चीज को चेंज होने में समय तो लगेगा ना, चाहे कम लगो या ज्यादा, पर बिना टाइम के चीज कैसे चेंज होगी? यार एक गाड़ी चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, और 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड भी लगे तो सही ना, हाथों हाथ। टाइम तो आएगा, चाहे 1 सेकंड, मिली सेकंड या कितना भी हो। यानी कोई भी जीवन में कोई भी चेंज हो वो टाइम के साथ आता है, और ये स्वाभाविक है। इस लाइन को जे स्टार में नहीं डाला, बस इतनी सी डाली, जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तब तब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ आ रहा है? तो देखना एक्सेलरेशन की डिफाइन क्या बनती है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक मिनट सुनना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट को मोशन में चेंज आ रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अरे मैं जब रेट लिख दिया तो टाइम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, इसको लिखना मत है ना, पर यूनिट। अभी मैं करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पर यूनिट मोशन में समझेंगे मतलब क्या? पर यूनिट का। अभी मैं नॉर्मल सा लिखता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ किसमें चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस लाइन का मतलब भी यही है कि टाइम के साथ किसमें चेंज आ रहा है? रेट वर्ड मतलब टाइम के साथ होने वाला, रेट वर्ड मतलब टाइम के साथ होने वाला। क्लियर? तुमने एक नाम सुना होगा, पावर। मैंने जैसे किसी 2 आदमी को वर्क दिया, जैसे ये वॉल थी, सेम साइज की वॉल है, दोनों आदमी को वर्क दिया, और मैंने उनको कहा भाई इस वॉल को पेंट करो। क्या करो? पेंट करो। दोनों ने पेंट किया, एक ने आधे घंटे में किया और एक ने 1 घंटे में किया। बताओ पावर किसका ज्यादा? तो तुमने कैसे बताया कि उसने आधे घंटे में किया? यानी काम को तुमने किससे कंपेयर किया? टाइम से। अरे काम मैंने दोनों को बराबर दिया, सेम साइज की वॉल है, सब कुछ सेम है, आगे पीछे की वॉल साइज वाइज पूरी सेम है। मैंने दोनों को पेंट के डिब्बे दिए, मैंने कहा पेंट करो इनको। एक ने आधे घंटे में किया, दूसरे ने 1 घंटे में किया, दोनों ने वर्क किया। तुमने वर्क को किससे कंपेयर किया? टाइम से। जब तुमने वर्क को टाइम से कंपेयर किया तो क्या निकला? पावर। यानी पावर किसका ज्यादा? तो देखना पावर की डेफिनेशन क्या बनती है? पावर काम को कितने टाइम में कर रहे हो वो क्या बनता है? पावर। फॉर्मूला W/T। ये है वर्क और ये है टाइम। जिसने टाइम कम लगाया उसका पावर ज्यादा, जिसने टाइम ज्यादा लगाया उसका पावर। वर्क तो दोनों के लिए बराबर ही था। जिसने टाइम कम लगाया उसका पावर ज्यादा, जिसने टाइम ज्यादा लगाया उसका पावर कम। यानी टाइम के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा? ये हर जगह आएगा फिजिक्स में, कुछ चीजें एक जगह सीख लेनी चाहिए। रेट वर्ड, रेट वर्ड मतलब उस चीज को किससे कंपेयर कर रहे हो? टाइम से। रेट ऑफ डूइंग वर्क,
यानी कि काम किया कितने टाइम में, वो क्या निकल गया, पावर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। यानी रेट वर्ड किसके लिए, टाइम के साथ, कि कोई भी चीज हो रही है और उसको तुम टाइम से कंपेयर कर रहे हो। या मैंने वेलोसिटी के चेंज को टाइम से कंपेयर किया, या मैंने काम करने को टाइम से कंपेयर किया। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आदमी काम कर रहा है, मैंने टाइम से कंपेयर किया। यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मैंने टाइम से कंपेयर किया। तो जहां रेट वर्ड यूज हो जाए वहां क्या होता है, टाइम। पहली चीज समझ में आई, रेट। दूसरा, फिजिक्स में चेंज का मतलब हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल। क्या एक्सीलरेशन में वेलोसिटी में चेंज आता है क्या, काम में बगैर, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्या, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखना। चेंज का मतलब हमेशा यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो तो उसमें वो जब पीक बॉडी का की था। वेलोसिटी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखें बेटा, क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मुझे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखना हो, फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसके साथ, टाइम के। चेंज का फाइनल बड़ा है या छोटा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। एक कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, रुक गई, तो फाइनल कितनी हो गई, 0। तो तुम 0 माइनस 20 करोगे। अगर इसको 10 सेकंड लगते हैं, -20/10 -2, समझ, रिटार्डेशन बाद में। तो कुल मिला के चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बड़ा हो या छोटा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फाइनल बड़ा या छोटा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। भैया ये बेस तैयार किया मैंने ना। अब देखें, लिखें न्यूटन का सेकंड लॉ, फिर उसके स्टेटमेंट को समझते पहले लिखें। इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum is directly proportional to force applied, and the changes takes place in the direction of applied force, and the changes takes place in the direction of applied force. इसी में हम समझेंगे पूरा न्यूटन का सेकंड लॉ इन 3 पंक्तियों में। देखो मैंने क्यों सुनना, रेट वर्ड मैंने समझाया क्योंकि वो यहाँ आ रहा था, चेंज वर्ड यहाँ आ रहा है इसलिए मैंने समझाया कि फाइनल माइनस, ये दोनों वर्ड यहाँ आ रहे थे इसलिए मैंने उनको एक्सीलरेशन को कंपेयर करके यहाँ समझाया, ताकि ये न्यूटन का सेकंड लॉ समझ सके। और तुमने मोशन पढ़ रखा होता मैं लिंक देता, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से समझ लिया। रेट का मतलब उसको टाइम के साथ कंपेयर करना है। यानी सुनो, मोमेंटम में चेंज आ रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। उसको क्या बोल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखें, एक बॉडी है, इसका मास है m, और ये मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से। किससे, v1 वेलोसिटी से। क्या मैं इसके मोमेंटम को p इनिशियल कह दूं, क्या बनेगा, m। i मतलब इनिशियल। थोड़ी देर बाद इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और ये वेलोसिटी हो जाती है v2। क्या हो जाती है, v2। तो क्या मैं इसके मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम कर दूं, क्या मैं लिख सकता हूँ mv2। ये लो, मैंने इनिशियल मोमेंटम और क्या निकाल दिया, फाइनल मोमेंटम। अब इसका अगर चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। और चेंज क्या, ये चेंज होने में कुछ टाइम लगा, अरे लगा होगा, बॉडी का मास तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक बॉडी कुछ स्पीड से चल रही थी और बाद में उसकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड जाके बोल बराबर आगे जाके वेलोसिटी v1 है, बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मैं मान लू इसको चेंज होने में t टाइम लगा, क्या लगा, t टाइम। अब देखना न्यूटन, ये स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखें, ओपन करो बड़ा,
चलिए देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सुनना ध्यान से, एक फुटबॉल है जिसका मास है m और वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से? मेरे एक दोस्त ने उसके लात मार दी, क्या वेलोसिटी v2 हो गई? किसमें चेंज आया? वेलोसिटी में। क्या मेरे दोस्त ने फोर्स लगाया? क्या इस बॉडी का कोई मोमेंटम था? इस फुटबॉल का बिल्कुल था। फुटबॉल का मास था m और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी? v1। तो इसका मोमेंटम था m1 v1। क्या जब मेरे दोस्त ने इसमें फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ? ये कम हुआ या ज्यादा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, चेंज हुआ। तुम्हें पता है क्या v1 या v2 ज्यादा है? वो तो मैं अभी कह रहा हूँ, लात मार दी, भाई रोक भी तो सकता है बेटा। हमेशा फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रुकी गई, उसकी स्पीड कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है या रुक भी सकती है। फुटबॉल आ रही थी, उसको इस तरह से रोका कि वो बिल्कुल रेस्ट पे नहीं है, बस उसकी क्या तेज रुक गई, स्पीड कम हो गई। क्या कम हो गई? स्पीड कम हो गई। तो यहाँ v1 है, इस बॉडी पे फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2। क्या हो गई? v2। अभी हम पॉजिटिव बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, इस पे फोर्स लगाया और इसको लात मारी तो क्या v2 बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहाँ हम आगे जाके ये बात नहीं करेंगे, आगे जाके हम बस बोलेंगे कि चेंज हो गया। चेंज का मतलब ज्यादा से कम भी हो सकता है और कम से ज्यादा भी हो। तो मेरे परसेंटेज में चेंज आ गया, तो परसेंटेज बढ़ गए या कम हो गए? चेंज वर्ड दोनों चीज को बताता है। उस वैल्यू से हटके चीज चेंज हो रही है, वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो इस बॉडी का, फुटबॉल का था मास m, ये मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से। किसने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी और क्या बन गई? v2। क्या ये वेलोसिटी में चेंज आने में टाइम लगा? क्या ये वेलोसिटी में चेंज फोर्स की वजह से आया? तो ये जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, क्या ये फोर्स की वजह से हो रहा है? क्या ये मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, देखिए बेटा, मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। कुछ भी A B, हमने कोई भी क्वांटिटी मान ली, A B X Y Z कुछ भी मान लिया, A B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कि अगर मैं B को बढ़ाऊंगा तो मेरा A भी बढ़ेगा, अगर मैं B को बढ़ाऊंगा तो A भी बढ़ेगा, या A को बढ़ाऊंगा तो B। दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रख रहे हैं। B को कम करो A कम होगा, A को कम करोगे तो B भी कम होगा। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं कह दूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, यानी कि अगर तुम B बढ़ाओगे तो A कम होगा, A बढ़ाओगे तो क्या है? दिखाऊं मैं फॉर्मूला, अभी बताया था, P इज इक्वल टू W बाई C। क्या जिसको टाइम ज्यादा लगा था उसका पावर कम था? कैसा रिलेशन है? इनवर्स। बेटा वर्क कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? वर्क कांस्टेंट। इसलिए इसको हटाया तो ये क्या, ये रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है क्या? मैंने काम तो दोनों को एक ही दिया था, दीवार को पोतने का, काम में कोई चेंज, लेकिन जिसने ज्यादा टाइम लगाया उसका पावर कम, जिसने कम टाइम लगाया उसका पावर। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यहाँ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं फोर्स, जैसे वेलोसिटी पहले थी 5, फिर हो गई 10, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाता तो क्या 5 की 15 भी कर सकता था? क्या 5 की 20 भी कर सकता था? किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। क्या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा किसमें चेंज आएगा, और उतना ही ज्यादा किसमें चेंज आएगा? मोमेंटम में। मोमेंटम में मास तो सेम है। अगर मैं मास मानता हूं 5, समझना ध्यान दो, मास में दोनों बॉडी का क्या क्या, दोनों क्या बॉडी एक ही है, 5 किलो वजन है। ये चल रही है वेलोसिटी 5 से, मैंने फोर्स लगाया, वेलोसिटी हो गई 10। क्या हो गई? 10। देखना 5 इंटू 5 कितना? 5 इंटू 10 कितना? 50। क्लियर? इस बार मैंने फोर्स लगाया, ये हो गया 20। 5 इंटू 5 कितना? 25। 5 इंटू 20 कितना? 100। अच्छा 25 और 50 में डिफरेंस कितने का है? 25 और 100 में डिफरेंस कितना है? यानी ये जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स। मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आया, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आया तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया, क्योंकि वेलोसिटी को मास से गुणा करने पे ही तो मोमेंटम निकल रहा था। मास तो कांस्टेंट है, अरे एक ही बॉडी है ना, स्पीड चेंज होने से क्या बॉडी का वजन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। यानी कि ये जो मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज आ रहा है, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। यही न्यूटन ने कहा, यही किसने कहा था? न्यूटन ने। The rate of change of momentum is directly proportional to force applied. पहली लाइन क्लियर?
और वापिस सर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, मैं एक केस लेके चल रहा हूँ, चेंज का मतलब कम भी हो सकता है। मैंने मान लिया ज्यादा हो रही है, कम भी तो हो सकती थी कि ये अगर 15 पे चल रही होती तो क्या इसकी 5 नहीं हो सकती थी क्या? फोर्स लगा के रोक दी, पर लगाया तो फोर्स ना, फोर्स लगाया तभी किसमें चेंज आया? वेलोसिटी में। और अच्छा वेलोसिटी में चेंज आया नहीं है, अभी मोमेंटम बताना इसका 5 इंटू क्या 75, 5 इंटू 5 25। वेलोसिटी में चेंज आया, इस वजह से किसमें चेंज आया? मोमेंटम में। चेंज किसके साथ आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? न्यूटन यही तो कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी तुम जितना फोर्स में वेरिएशन लाओगे उतना ही किसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा? मोमेंटम में। और वेरिएशन हमेशा टाइम के साथ आते हैं। मोमेंटम का ये फॉर्मूला नहीं है, मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी है बस। अरे ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, एम v1 और एम v2। मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी है। ये बॉडी इनिशियल कंडीशन में मास v, वेलोसिटी v1, तो इसका मोमेंटम क्या बना? एम v1। बॉडी का मास चेंज नहीं हुआ, इसकी क्या चेंज हो गई? वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी? भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रुक भी सकती, कम भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। और वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। इसको कम करना है, बढ़ाना है, क्या करना है? तो मोमेंटम में चेंज भी किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स। मास चेंज नहीं हुआ, मेरी वेलोसिटी चेंज होगी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे मोमेंटम की वैल्यू अलग आएगी या नहीं आएगी? एक जगह 25 आ रही है, दूसरी जगह 75 आ रही है। किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। दूसरा, and the changes takes place in the direction of applied force। मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा चेंज उस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर मैंने लात इधर मारी तो बॉडी की वेलोसिटी उधर इंक्रीज होगी, क्लियर? और अगर मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में जाने लगी। चेंजेस हमेशा किसके डायरेक्शन में देखने को मिलेगा? फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में बॉडी की क्या चेंज होगी? वेलोसिटी। मैंने इधर फोर्स लगाया, ठीक है ना, ये डस्टर है, इसको रखा, मैंने इधर फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका अच्छा अभी इसका मास कितना है? m। मान लिया m, इसकी वेलोसिटी 0। मैंने फोर्स लगाया, क्या मास चेंज हुआ? वजन चेंज हो गया क्या? पागल, वजन चेंज हो जाता है क्या? वेलोसिटी चेंज हुई। तो क्या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी? एक पत्थर ये रोल करते हुए आ रही है मेरे पास, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वेलोसिटी कम हुई मतलब उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। और यहाँ हम वेलोसिटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मोमेंटम से, मास से गुणा कर रहे हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। समझ में आया? यहाँ तक लिख दिया, इसको मिटा दूं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करें? हाँ नहीं, सेकंड लॉ और है, स्टेटमेंट यही है, डेरिवेशन ही तो बता रहे हैं, स्टेटमेंट इतना ही है, ठीक है। अब देखें बेटा, क्या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PF माइनस PI अपॉन T था? रुकना, लिखना मत, अपन लिखाएंगे इसको। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिख दिया ना, अभी अपन लिखाएंगे इसको, ठीक है। चलो मैं बनाते हुए चलता हूँ। एक बॉडी है मास m, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v1 से। तो P इनिशियल क्या बना? mv1। थोड़ी देर बाद इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? v2। तो P फाइनल क्या बना? mv2। क्लियर? लिखो, बॉडी ऑफ मास m, लिख लो। हाँ, इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 आफ्टर t टाइम। यहां से यहाँ चेंज होने में कितना टाइम लगा? t। आफ्टर t टाइम वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस टू v2। क्लियर? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, इनिशियल को क्या मैं PI बोल दूं? PI क्या बनेगा? mv1। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी PS इक्वल टू mv2। फिर आते हैं डेरिवेशन।
कैसा आया मेरे पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन second law of motion, law of motion, force is rate of change of momentum is directly proportional to force.